हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल गुप्ता। एवन करियर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को नवंबर मंथ का जितने भी करंट अफेयर्स है ना, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो करवाने वाला हूं, और जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और साथ साथ में ये करंट अफेयर के साथ साथ मैं जितने भी स्टैटिक जीके होते हैं ना, उसके रिलेटेड वो सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा। क्योंकि एग्जाम में जो है ना, वो डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन आएगा, और वो एवरग्रीन क्वेश्चन होते हैं। मतलब लाइफ में कभी भी आपको क्वेश्चन वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, और बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन इनॉग्रेटेड। तो पहला जो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन जो स्टार्ट किया जा रहा है, वो लेह में स्टार्ट किया जा रहा है, जो लद्दाख का क्या है, कैपिटल है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, क्लीन इन्वायरमेंट को क्लीन करने के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान सकते हो। और ये किसने बिल्ड किया है, तो अमरा राजा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एनटीपीसी लिमिटेड। ठीक है ना, तो ये चीजें ध्यान रख सकते हो, थोड़े से आप लोग को यूज हो जाएगा। आगे क्वेश्चन मतलब डिफिकल्ट में पूछ दिया तो किसके द्वारा बिल्ड किया जाता है, तो अमरा राजा के द्वारा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ चीजें, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन, जिसे नवीकरण हाइड्रोजन यानी रिन्यूअल हाइड्रोजन के रूप में जाना जाता है, एक स्वच्छ टिकाऊ ऊर्जा स्रोत है जिसका उपयोग जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है। मतलब फॉसिल फ्यूल्स के जगह पे अब क्या किया जाएगा, ये ग्रीन हाइड्रोजन का यूज किया जाएगा। जहां से फॉसिल फ्यूल्स से आप लोग को पता है बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, जिसके चलते अब यहाँ पे ये बनाने की बात चल रही है। तो ये इन्वायरमेंट रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। और देख लो यहाँ पे कुछ जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है मैंने डाल दिया हूँ, जो कि आप लोग रीड कर लेना, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको फैक्ट बता देता हूँ। देख लो यहाँ पे लद्दाख जो है यहाँ पे पड़ता है। ठीक है ना, अब ये लद्दाख देखोगे तो ये चाइना से क्या है, सटे हुए हैं। ठीक है ना, चाइना के साथ हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं, और ये हमारा यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, आप लोग ध्यान रखना। लद्दाख के कैपिटल जो है हमारा लेह है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा मैप हमने खोला है, तो थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं कि क्या चीज़ें आ सकती है, इस मैप से रिलेटेड हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि यहाँ पे आप लोग को इंडिया के साथ कितने ऐसे कंट्री है जो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, ये आप लोग को क्वेश्चन बन सकता है। तो देख सकते हो, ये बांग्लादेश हो गया फर्स्ट, सेकेंड हो गया म्यांमार, थर्ड हो गया आपका भूटान, फोर्थ हो गया देख लो चाइना, ये फिफ्थ हो गया नेपाल, सिक्स हो गया अफगानिस्तान, और सेवन हो गया पाकिस्तान। यहाँ पे देखोगे तो ये श्रीलंका भी यहाँ पे है, लेकिन श्रीलंका जो है ना, सी के थ्रू हमारा बॉर्डर शेयर करता है, लैंड के थ्रू नहीं शेयर करता है। तो ध्यान रखना, टोटल लैंड के थ्रू हमारा जो कंट्री है ना, टोटल 7 कंट्री के साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो देख सकते हो जैसे यहाँ पे बांग्लादेश हो गया। तो सबसे, अगर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारा जो कंट्री है ना इंडिया, वो कितने सबसे ज्यादा कौन से कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो ये बॉर्डर शेयर करता है 4096 यानी बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम किसके साथ शेयर करता है, तो ये अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, आप लोग के एग्जाम में बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कहीं से भी क्वेश्चन आप लोगों को। ठीक है, तो थोड़ी सी आइडिया मैंने दे दिया, ये सब चीजों को ध्यान में रखो, आते रहते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु हैज टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। झारखंड में अपनी रिसेंटली यहाँ पे इलेक्शन हुआ, और जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हेमंत सोरेन जो पहले से मुख्यमंत्री थे, उनको सीएम यहाँ पे बनाया गया है, और वो उनकी पार्टी यहाँ पे विजयी हुई है। तो हेमंत सोरेन फिर से यहाँ पे सीएम बन गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पे मुक्ति मोर्चा, उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके पार्टी का नाम है। ठीक है ना, हेमंत सोरेन हैज टेकन ओथ एज द सीएम ऑफ झारखंड फॉर द फोर्थ टाइम। ये चौथा टाइम यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये मतलब शपथ ले रहा है, और चौथी बार ये सीएम बन रहा है। Hemsuren party had registered a spectacular victory in the recently concluded assembly election. Hemant Soren was elected MLA from बरहत सीट। ठीक है ना, बरहत सीट से ये इन्होंने जीता है। ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2013। 2013 में पहली बार बने थे, और तब से ये कंटिन्यूस, मतलब ये चौथी बार ये जीत के झारखंड में आया। झारखंड के कैपिटल क्या है, रांची, आप लोग याद रखना, रांची। और झारखंड जो रांची कैपिटल है, ये बिहार से अलग हुआ, कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से अलग हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखना, कुछ कुछ चीजें आप लोग को बताते चलता हूँ। अब देख लो, रिसेंटली 2024 में इलेक्शन हुआ है, तो वहां पे सीएम का चेंज हुआ है कुछ। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश
में इलेक्शन हुआ, तो जहाँ पे देख सकते हो चंद्रबाबू नायडू यहाँ पे सीएम बने हैं। फिर उसके बाद दिल्ली में इलेक्शन तो नहीं हुआ, बट केजरीवाल जी जेल गए थे, जिसके बाद उन्होंने आतिशी को बनाया, ये आतिशी सीएम बनी है। फिर उसके बाद हरियाणा में इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे भी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, नायाब सिंह सैनी बने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देख सकते हो जम्मू कश्मीर में हुआ था, तो उमर अब्दुल्ला यहाँ पे सीएम बने हैं। फिर उसके बाद उड़ीसा में इलेक्शन हुआ था, तो मोहन चरण मांझी, ठीक है ना, मोहन चरण मांझी आप लोग जान सकते हो कि उड़ीसा में इसके पहले जो गवर्नमेंट थी वो बीजेडी की थी, बीजू जनता दल, जिसके जो सीएम थे नवीन पटनायक। कंटिन्यू कंटिन्यू बहुत टाइम से ये यहाँ पे बीजेडी की गवर्नमेंट थी, बट इस बार बीजेपी यहाँ पे बीजेपी की विक्ट्री हुई है, और ये मोहन चरण मांझी। तो याद रख सकते हो, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो 2024 में रेडीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक जो है ना 49 है, ठीक है। याद रखना, नेटवर्क के मामले में मतलब कितना अच्छा खासा नेटवर्क इंडिया में, तो वो 49 नंबर पे आता है, ये ध्यान रख लो। द रिसेंटली रिलीज नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 हैज जंप्ड 11 प्लेस टू 49 पोजीशन। मतलब पिछले साल जो भारत था ना 60th पोजीशन पे था, 11 रैंक और नीचे आ गया है, तो ये 49 हो गया। इट इज एन अचीवमेंट फॉर इंडिया टू मूव फॉर फ्रॉम 60 पोजीशन इन 2023 टू 14th इन 2024। द एनआरआई रैंक इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन दियर प्रिपेयर्डनेस सच इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजी। ये सब जो नेटवर्क का अगर अच्छा होता है ना, तो ग्रोथ बढ़ता है इंडिया में, लोग मतलब बाहर के कंट्री वाले क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट बनेंगे, क्योंकि फास्ट ट्रैक हो जाएगा ना। नेटवर्क अगर अच्छा नहीं है तो वहाँ पे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अच्छा खासा होगा, ठीक है। अब देखो कुछ आपको इंडेक्स है जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो 2024 का कुछ इंडेक्स है, मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ, और मैं ये भी बता देता हूँ कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्या रहेगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में इंडिया का जो रैंक है 159 है, ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 10th पे है इंडिया का पोजीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट अफोर्डेबल रैंकिंग 2024 सेकंड, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रीड कर लेना। ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न जो है ना इंडिया में थर्ड नंबर पे आता है, यूनिकॉर्न टोटल 67 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न के बारे में पता होगा, ऐसी कंपनी जो 1 बिलियन का उनका एसेट हो जाता है ना, मार्केट वैल्यू हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न बोला जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, एक नंबर पे आपको यूनिकॉर्न में आपको यूएसए मिलेगा, सेकेंड नंबर पे आपको क्या, आपको चाइना मिलेगा, और थर्ड नंबर पे इंडिया यूनिकॉर्न के मामले में है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स जो 29th रैंक पे आता है। सॉफ्ट पावर इंडेक्स मतलब क्या होता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया का बात मतलब कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग उस पर ऑब्जर्व करते हैं। अगर सॉफ्ट पावर में बोला जाए तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूएसए का है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट यूएसए का रहता ही है। तो इस सॉफ्ट पावर में यूएसए 1 नंबर पे, इंडिया जो 29th रैंक पे आता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में इंडिया का जो रैंक है ना 126 है। VBI क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024 42nd है, थोड़ा सा पढ़ लेना, अभी तक पूछा नहीं है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में इंडिया का जो रैंक है 85 नहीं है, 82 रैंक है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, VBI रहते हैं क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फ्यूचर पॉसिबिलिटी इंडेक्स 2024 35 रैंक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 इंडिया का जो रैंक है ना 134 है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना। जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ना उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग जो इंडिया का है ना 4th है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, ये थोड़ी सी आप लोग के लिए आइडिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which union minister recently launched the national campaign Child Marriage Free India? राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो ये अन्नपूर्णा देवी ने लॉन्च किया है, कि पूरे देश में ऐसा अभियान स्टार्ट किया है कि यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं उनकी शादी विवाह नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो याद रखना कि यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, तो अरुणा देवी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा देवी ने इसको लॉन्च किया है, तो याद रखना आप लोग को। फिर आगे दे रखा है यहाँ पे दिल्ली में लॉन्च किया है, ये भी याद रखना, शुरू किया। यह अभियान 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप इसके साथ ही बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल की शुभारंभ किया, और एक वेबसाइट भी लॉन्च किया है। आप लोग को पता है कि पिछले साल मोदी जी ने बोला था कि 2047 तक
हम इंडिया को क्या करेंगे, डेवलप कंट्री बनाएंगे, डेवलप। अभी हम लोग का कैसा कंट्री है, अभी हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। तो इन्होंने बोला कि हमारा भारत जो आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसके 100 साल बाद हम लोग मतलब चाहते हैं क्या, कि हमारा भारत क्या बन जाए, डेवलप कंट्री बन जाए। तो उसी के रिलेटेड एक पहलू है कि उसमें भी हम लोग क्या करें, एक चाइल्ड मैरिज को क्या करें, हम लोग रोक करें, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना कि इंडिया, अभी क्वेश्चन आप लोगों को कभी बन सकते हैं कि इंडिया ने कब का टारगेट रख रहा है डेवलप कंट्री बनने का, तो ये 2047 का। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हो यहाँ पे ये अरुणा देवी है, ठीक है, आप लोग देख लो, थोड़ा सा याद रखना। फिर आगे बढ़ते हैं, फॉर हाउ मेनी कैलेंडर 1 ईयर फंड हैव बीन एलोकेटेड अंडर द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है, मतलब कुछ पैसे आवंटित किया गया है रिसर्च डेवलपमेंट के क्षेत्र में, तो उसके लिए कितने सालों के लिए किया गया है, तो ये 3 ईयर के लिए किया गया है। देख सकते हो यहाँ पे, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ए टोटल अबाउट ऑफ 6,000 करोड़, मतलब टोटल 6,000 करोड़ के लिए 3 साल के लिए इन्होंने अलॉट किया है। कौन कौन से ईयर के लिए, 2025, 2026, 2027, एज ए न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। द स्कीम हैज बीन लॉन्च फॉर द इन नेशन वाइड एक्सेस टू रिसर्च आर्टिकल, ठीक है ना, मैंने बताया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इन्होंने एलोकेट किया है। तो ये 3 साल के लिए है, याद रखना। क्वेश्चन आ गए तो फिर टेंशन नहीं लेना है। फिर उसके बाद देख लो, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इम्पोज ए बैन ऑफ हाउ मेनी ईयर ऑन रेसलर बजरंग पुनिया। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने रेसलर बजरंग पुनिया पर कितने वर्षों का बैन लगाया है, तो ये 4 साल का बैन लगाया है। स्टैटिक है, आप लोग एक बार पढ़ लेना, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 4 साल का इनके ऊपर बैन लगा है। तो ये बजरंग पुनिया है, रेसलर है। फिर आगे आते हैं, who has become the most expensive player in IPL auction हिस्ट्री। तो ये बन गया, आप लोगों को पता है, ऋषभ पंत। 27 करोड़ में ऋषभ पंत को, आप लोगों को पता है कि LSG लखनऊ सुपर जाइंट ने खरीदा है इनको, ठीक है। तो LSG लखनऊ सुपर जाइंट ने खरीदा है 27 करोड़। अब इतिहास में सबसे ज्यादा महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हो गए हैं, ये देख सकते हो, यहाँ पर ऋषभ पंत है। क्लियर, आगे बढ़ जाओ, देख लो। अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको मोटिवेशन के लिए आप लोग देख सकते हो कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो जाए तो वहां से आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। लाइफ कहीं से भी सुधर सकती है, कहीं से भी बिगड़ सकती है। बड़े बड़े लोग नीचे आ जाते हैं, छोटे छोटे लोग ऊपर चले जाते हैं। जैसे ये ऋषभ पंत, यही इंसान है जिनका ये कार एक्सीडेंट हुआ था। देख सकते हो कार की हालत कैसी है। अगर कार की ऐसी हालत है तो इस बंदे की हालत कैसी हो जाएगी, आप लोग समझ सकते हो। मतलब जीना मुश्किल था, अपने पैरों पे खड़ा जो इंसान नहीं हो सकता था, आज के टाइम में देखो वो, मतलब ये 27 हाईएस्ट मतलब पेड इसको मिला है, ठीक है। और आने वाले फ्यूचर में हो सकता है ये इंडियन टीम के कैप्टन भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन वही मैं अब ये कहने का मतलब है, आप लोग कभी भी अपना होप मत छोड़ो, कहीं से भी जिंदगी को सुधार सकते हो, बट आपके अंदर क्या होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये चीजें ध्यान रखोगे लाइफ में, तो कभी भी आप बैक नहीं हो सकते। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि लगे रहो भाई, आज नहीं तो कल तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बट वो जो होना चाहिए ना, सही डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब करना कुछ और है, कर कुछ और है, ठीक है, तो वैसा नहीं चलेगा। तो आप लोग बस एक मोटिवेशन के तौर पे ले सकते हो। तो मेरे को तो ऋषभ पर ये मेरे को लगा नहीं था कि क्वेश्चन मतलब पूछेगा, बट लगा, याद आया तो मैं सोचा तो डाल देता हूँ, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो ये आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है। तो सबसे यंग प्लेयर जो है ये है, हम लोग का देख सकते हो, ये इनका नाम है नूर मोहम्मद वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, ठीक है ना, इनका नाम क्या है, वैभव सूर्यवंशी। और ये बिहार के रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, समस्तीपुर इन बिहार। बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम आएगा तो उसमें क्वेश्चन आप लोग को बन सकता है। और इनको मिला है 1.1 करोड़ रुपया इनको मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नो मोर एक्सक्यूज कैंपेन हैज बीन लॉन्च विथ हुज सपोर्ट, ठीक है ना। अब कोई बहाना नहीं अभियान को किसके सहयोग से शुरू किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र महिला के सहयोग से शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र महिला की बात आई है तो मुझे लगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेना चाहिए आप लोग को, बस इतना। यूनाइटेड नेशन नो नाउ देयर आर नो एक्सक्यूज नहीं campaign has been started in collaboration with UN Women. It was organized by the
मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया। अभी बताया था इनके मिनिस्टर कौन है, तो अरुणा देवी है, तो ठीक है ना। तो काफी न्यूज में रह रही है अरुणा देवी, तो आप लोग को ध्यान रखना है, इनका नाम याद रखना, अभी भी पूछ सकता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है, तो ये अरुणा देवी है, ठीक है। और इसमें जो होगा वो रूरल डेवलपमेंट। दिस कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड विद द एम ऑफ एलिमिनेटिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस। जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है ना, मतलब लड़कियों के साथ कहीं पे होता है, कहीं लड़कों के साथ होता है, ठीक है। तो जेंडर वायलेंस रोकने के लिए यहाँ पे किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीजें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ऑनर विथ विच अवार्ड, मतलब कौन से अवार्ड से नरेंद्र मोदी को यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है, तो ये डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड किया गया है, ठीक है। देख लो यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज अवार्डेड द डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज, मतलब इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटी जो है ना अमेरिका में, यूएसए में, मैरीलैंड में, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, इनको अवार्ड दिया है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, ये भी पूछ सकता है कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड मोदी जी को कौन से कंट्री में मिला है, तो यूएसए में मिला है, ठीक है। तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब देख लो ये मोदी जी है, थोड़ी बहुत आइडिया यहाँ से ले लेना, बाकी कुछ खास इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लो यहाँ पे, विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पारा गेम्स ऑफ द ईयर 2025। तो 2025 का जो खेलो इंडिया गेम है और पारा गेम है, उसको लीड्स के मतलब होस्ट किया है, ये बिहार ने होस्ट किया है, याद रखना बिहार, ठीक है। याद रखोगे अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देख लो यहाँ पे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आप लोग पढ़ लोगे। तो पैरा गेम जो है ना, वो पहले नहीं होता था, अभी के टाइम से स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ठीक है ना। पैरा गेम अभी के टाइम से स्टार्ट हुआ है, ओके। अब देखो पैरा गेम का मतलब आया है, तो कुछ गेम्स के बारे में बात हो जाए तो अच्छा रहेगा, गेम्स के बारे में बात हो जाएगा। देखो ओलंपिक्स गेम, समर ओलंपिक्स इस बार हुआ है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है, तो उसके रिलेटेड मैं 2024 हुआ है, तो और ये पैरा ओलंपिक भी हुआ है, दोनों हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सी मैं आइडिया आपको दे देता हूँ, सारी चीजें बता दूंगा। सबसे पहले तो याद रखना है कि इसमें पैरा ओलंपिक गेम हुआ था, वो मेडल रैंक में जो यूएसए है फर्स्ट नंबर पे है, जिसमें गोल्ड इनको 40 मिला, 44 जो सिल्वर मिला एंड 42 जो है ना ब्रॉन्ज मिला, टोटल 126 यहाँ पे मेडल जीतेगा। उसके बाद डायरेक्ट आ जाना भारत का रैंकिंग, याद रखना है आपको, भारत जो है ना 71 रैंकिंग पे रहा, इसको गोल्ड इस बार भारत को एक भी नहीं मिले, और एक जो है ना सिल्वर मिला और 5 जो ब्रॉन्ज मिला, टोटल 6 मेडल यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। अब देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन के क्या जीते हैं, तो नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक मतलब जेवलिन थ्रो में इनको सिल्वर मेडल मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में स्पर्धा में कांस्य की मतलब ब्रॉन्ज मिला है, और मनु भाकर और सर्वजीत यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, सर्वजीत इन्होंने भी 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता है। तो ये पहली महिला बन गई है जिन्होंने एक ही सीजन में 2 मेडल जीतने वाली महिला बनी है, मनु भाकर, और इम्पोर्टेंट है याद रखना, ठीक है। ये चीजें साथ में याद रख सकते हो। कुछ चीजें और भी मैं आप लोग को बता सकता हूँ कि आप लोग देखो यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी, ठीक है ना, ओपनिंग सेरेमनी जो उद्घाटन समारोह होता है ना, ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक जो थे वो कौन थे, तो ये जो थे हम लोग को पीवी सिंधु, याद रखना ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु एंड कमल, शरत कमल, ठीक है ना, शरत कमल, ये जो थे ओपनिंग सेरेमनी में थी। और क्लोजिंग सेरेमनी में तो समापन में कौन थे, तो ये जो थे समापन में मनु भाकर, जिन्होंने देखना यहाँ पे 2 कांस्य पदक जीता है, मनु भाकर एंड कौन थे ये, पी आर श्रीजेश, ठीक है, श्रीजेश, ये 2 लोग थे, आप लोग ध्यान रखना है। तो ओपनिंग सेरेमनी में क्वेश्चन बहुत बार आता है, उद्घाटन सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे, तो पीवी सिंधु, शरद कमल, और क्लोज सेरेमनी में कौन थे, तो पी आर श्रीजेश थे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। आगे अब बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड फैक्ट जो है ना यहीं पे निपटा देता हूं मैं। अगला जो देखो आगे क्वेश्चन आपको पूछ देता है, आपको भी ये पता होगा कि 2 टाइप का ओलंपिक होता है, एक समर ओलंपिक होता है, एक विंटर ओलंपिक होता है, ठीक है। तो विंटर ओलंपिक होता है और एवरी 4 ईयर में ये होता है। तो अगला जो ओलंपिक होने वाला है इटली में होने वाला है, 2026 में होने वाला है, और ये विंटर ओलंपिक होने वाला है, ठीक है।
विंटर ओलंपिक 2022 में हुआ था, तो 4 साल के बाद 26 में होगा, इटली में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2028 का जो समर ओलंपिक होगा, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होगा, और ये समर ओलंपिक होगा, ठीक है। आगे आने वाले जितने भी शेड्यूल्ड है ना, उसको भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको पूछ दिए जाते हैं। फिर आपको देख सकते हो 2030 में जो है ना, फ्रांस में होने वाला है, और ये विंटर ओलंपिक होने वाला है। फिर उसके बाद 2032 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, ये समर ओलंपिक है। फिर 2034 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, और ये विंटर ओलंपिक होने वाला है। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है। आगे कोई भी क्वेश्चन में आपको पूछ दिए जाते हैं कि 2028 में समर ओलंपिक कहाँ होने वाला है, तो आपका आंसर निकल के आना चाहिए क्या, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं थोड़ी सी, मैं इसके बारे में फैक्ट बता देता हूँ, जो आप लोगों को स्टैटिक जीके जैसे काम करेगा। जो एवरग्रीन है, ये तो करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया। एवरग्रीन क्वेश्चन रहेगा, वो चीज सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहले बता देता हूँ कि ओलंपिक के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। फर्स्ट टाइम जो ओलंपिक, मतलब फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक जो स्टार्ट हुआ था, ओलंपिक, वो स्टार्ट हुआ था 1896 एथेंस में हुआ था, ठीक है ना, एथेंस से। जो ये हुआ था, ये हुआ था समर ओलंपिक हुआ था, ठीक है ना, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था। फिर उसके बाद अगर विंटर पूछेगा, तो विंटर सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था, विंटर ओलंपिक, ये जो स्टार्ट हुआ था 1924 में स्टार्ट हुआ था, और ये जो स्टार्ट हुआ था फ्रांस में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये याद रखना। फिर उसके बाद देखोगे तब पैरा ओलंपिक की बात स्टार्ट भी नहीं था। फिर उसके बाद आया था यूथ ओलंपिक। तो यूथ ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था, तो यूथ ओलंपिक 2010 में स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद आता है पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था, पैरा ओलंपिक जो हैंडीकैप लोग खेलते हैं ना, वो पैरा ओलंपिक है। तो पैरा ओलंपिक ये स्टार्ट हुआ था 1960 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये तो हो गया ओवरऑल, आप लोग को ध्यान रखना है ये चीजें आप लोग को, कि फर्स्ट टाइम ओलंपिक जो होता है 1896 में हुआ था, एथेंस में हुआ था। फिर उसके बाद ये समर ओलंपिक था, विंटर ओलंपिक 1924 फ्रांस में हुआ था। फिर उसके बाद यूथ ओलंपिक 2010 में स्टार्ट हुआ था। फिर पैरा ओलंपिक 1960 में स्टार्ट हुआ था। ये तो हो गए कुछ फैक्ट हो गए जो आप लोग को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन आप लोग को बन सकते हैं। अब आते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में, देखते हैं कि इंडिया इन ओलंपिक, ठीक है, इंडिया इन ओलंपिक। अब इंडिया से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बहुत बार मिल जाता है, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन आप लोग को मिलता है। पहली बार सबसे पहले इंडिया फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कब किया था, तो ये किया था 1900 में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। 1900 में 1900 में पार्टिसिपेट किया था, और एक ही इंसान था, मतलब सिंगल मैन जो था, एथलीट थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और उसी टाइम क्या किया था, 2 सिल्वर इन्होंने जीता था, ठीक है। तो याद रखना ये सिर्फ ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि सबसे पहले इंडिया क्या बोलते हैं ना, पार्टिसिपेट कब किया था, तो ये 1900 में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल कब जीता था, फर्स्ट गोल्ड इंडिया को कब मिला था, तो ये मिला था गोल्ड मेडल 1928 में, वो भी किसमें, हॉकी में। तो हॉकी में मिला था यहाँ पे, और कंटिन्यूअस उसके बाद 1938 में, 1932 में, कंटिन्यूअस, मतलब हॉकी में इंडिया का डोमिनेंस हमेशा से रहा है। 1936 में भी, 1948 में भी जीता था फर्स्ट टाइम। तो ये जो था ना, ये ग्रुप में था, मतलब एक टीम के थ्रू जीता गया था। इंडिविजुअल अगर कभी पूछ देता है, तो इंडिविजुअल कब जीता था इंडिया, और इस साल ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये 2008 में जीता था इंडिया ने, और ये जीता था इन्होंने अभिनव बिंद्रा। किसने जीता था, अभिनव बिंद्रा, ठीक है ना, अभिनव बिंद्रा। और ये शूटिंग में इंडिया ने जीता था, शूटिंग में, याद रखना, शूटिंग में, ठीक है, शूटिंग में जीता था अभिनव बिंद्रा 2008 में। और ये हुआ क्या था, तो कहाँ पे हुआ था, तो चाइना में हुआ था, ठीक है। तो याद रखोगे, इंपॉर्टेंट यही पॉइंट सबसे। और इस साल एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछ रखे थे, क्लियर। तो याद रखना, शूटिंग में ये जीते थे। फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छा जो इंडिया का मतलब बोल सकते हो ओलंपिक कब रहा, तो ये रहा था 2020 में रहा था, जिसमें ये गोल्डन बॉय जो थे, क्या बोलते हैं, नीरज चोपड़ा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। सबसे बढ़िया, मतलब यहाँ पे गोल्ड कितने जीते थे, एक हम लोग जीते थे, और सिल्वर कितने जीते थे, 2 जीते थे, एंड ब्रॉन्ज कितने जीते थे, 4 जीते थे। तो ये कुछ कहानी रही अभी तक का, मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस इंडिया का जो रहा था 2020 में रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज रहा था, आगे बढ़ते हैं।
फिर यहाँ पे देखो पैरा ओलंपिक की बात चल रही है। पैरा ओलंपिक में इस साल पैरा ओलंपिक भी हुआ था। देखो जानते हो जब ओलंपिक होगा तब पीछे-पीछे पैरा ओलंपिक भी होने वाला है। तो पैरा ओलंपिक जो 2024 का हुआ था, ये भी पेरिस में हुआ था। याद रखना ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों एक ही जगह होता है, पेरिस में हुआ था। और इसमें जो सबसे टॉप पे रहा था कौन रहा था? चाइना रहा था, ठीक है ना? ग्रेट ब्रिटेन सेकंड में रहा था और इंडिया का जो रैंक था ये 18th था, बराबर ना? 18 रैंक पे इंडिया था, ठीक है? जिसमें से गोल्ड इसमें 7 जीता और 9 जो जीता सिल्वर जीता और यहाँ पे 13 जो था ब्रॉन्ज जीता। टोटल 29 मेडल इंडिया जीता था। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको भूल नहीं जाना है, ठीक है? ध्यान रखोगे। फिर अब इसके बारे में कुछ मैं आपको बता देता हूँ और भी चीजें जान जाओगे तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले देखो ओपनिंग सेरेमनी का जो ध्वजवाहक था, मतलब ध्वजवाहक जिसको बोलते हैं, ओपनिंग सेरेमनी का फ्लैग बैरियर जिसको बोला जाता है, तो ओपनिंग फ्लैग बैरियर जो थे वो थे कौन कौन थे? ये जो थे हरविंदर सिंह, हरविंदर सिंह एंड हरविंदर सिंह एंड प्रीतिपाल, प्रीति प्रीतिपाल, नहीं नहीं सॉरी, ये क्लोज सेरेमनी का है, क्लोज सेरेमनी का मतलब समापन, प्रीतिपाल। फिर इसके बाद ओपनिंग सेरेमनी के कौन थे? ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी के थे ये थे आपके सुमित अंतिल, सुमित, अरे यार लिखो ना यार, सुमित अंतिल, सुमित अंतिल, ठीक है? और भाग्यश्री जाधव, कौन थी? भाग्यश्री जाधव, भाग्यश्री जादव, ठीक है? ये लोग थे ओपनिंग के, क्लोज सेरेमनी के हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल, और ओपनिंग के सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव, ये लोग थे, ठीक है? याद रखना कुछ चीजें आप लोग को ध्यान रखा करो। फिर उसके बाद कुछ चीजें और भी अगर मान लो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर निकल के आए, अरे यार लिखो यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, तो इंडिया ने सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पैरा ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था? 1964 में स्टार्ट हुआ था। 1960 नहीं, 1960 नहीं, 90 90 पैरा ओलंपिक जो स्टार्ट हुआ था 1960 में, ठीक है? अरे यार 1960 में। और इंडिया पार्टिसिपेट इसमें कब किया था? तो इंडिया पार्टिसिपेशन जो हुआ था 1968 में हुआ था। याद रखना, आप लोग को ध्यान में रखना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, रिसेंटली इसरो हैज साइन एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री स्पेस एजेंसी फॉर गगनयान मिशन। गगनयान मिशन अब इंडिया लॉन्च करने जा रहा है, तो ये कौन से कंट्री के साथ पार्टी से मतलब अपना एमओयू साइन किया है, चाहे मिलकर एग्रीमेंट साइन किया है? तो ये किया ऑस्ट्रेलिया के साथ, गगनयान। तो गगनयान एक मिशन ऐसा है जिसमें क्या होगा कि इंसान को भेजा जाएगा, ठीक है ना? इंसान को भेजा जाएगा, वो अंतरिक्ष के बारे में मतलब जानकारी, स्पेस में जाएंगे और वहां पे कुछ भी मतलब फैक्ट वगैरह चीजें देखेंगे। थोड़ा सा देख लो यहाँ पे, रीड कर लो। इसरो एंड ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी एएसए हैव recently signed an agreement to collaborate to crew and module recovery for the Gaganyaan mission. The IA was signed by DK Singh, डायरेक्टर ह्यूमन स्पेस एजेंसी, ठीक है? तो ध्यान रखना यहाँ पे कंट्री का नाम रखो, बाकी चीजें तो बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ने के लिए। गगनयान मिशन क्या है देख लो यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ी सी मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। गगनयान मिशन क्या है ये देख लो, ठीक है? गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का एक महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष है, ह्यूमन, ठीक है ना? ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है? स्पेस फ्लाइट है, ठीक है? इस मिशन का मकसद मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए स्वदेशी क्षमता को दिखाना, मतलब हम लोग भी स्पेस में हम लोग भी इंसान को भेज सकते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना इस मिशन में 3 अंतरिक्ष मिशन भेजे जाएंगे, जिनमें से 2 मानव रहित होंगे और 1 मानव युक्त होंगे। मतलब 3 भेजा जाएगा जिसमें से 2 में मानव नहीं रहेगा और 2 में 1 में मानव रहेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, फिर बाकी पढ़ लेना आप लोग। फिर हु ओन द टाइटल ऑफ वोमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। तो ओमेन एशियन देख लो, ओमेन एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब इस साल इंडिया ने जीता है। ध्यान रखना, महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता? तो इंडिया ने जीता। और ये हुआ कहाँ पे है ये भी आपको ध्यान रखना है, एशियन वोमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 एट राजगीर हॉकी स्टेडियम इन बिहार, ठीक है ना? बिहार में हुआ था ये, फाइनल एग्जाम फाइनल हुआ था और इसमें इंडिया ने जीता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोमेन के रिलेटेड अगर कुछ भी आता है तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वोमेन के रिलेटेड आजकल सबकी नजर रहती है, गवर्नमेंट भी देख ही रहे हो, तो आप लोग को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू द वाटर शॉर्टेज। वाटर शॉर्टेज के चलते कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने क्या कर दिया है, इमरजेंसी घोषित कर दिया, तो ये है इक्वाडोर, ठीक है ना। रिसेंटली द साउथ अमेरिका कंट्री इक्वाडोर हैज डिक्लेयर a short state of emergency in country due to फॉरेस्ट फायर्स एंड वाटर शॉर्टेज, ठीक है। तो मतलब फॉरेस्ट में आग लग गई है और इसके चलते इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। देख लो यहाँ पे इक्वाडोर किधर है, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं मैप को, देखा करो आप लोग, बार बार चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ, तो मैप देख लो, यहाँ पे इक्वाडोर है ये, और ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिका एक कंट्री है इक्वाडोर। तो यहाँ पे क्या हो गया कि वाटर के शॉर्टेज के चलते यहाँ पे वाटर इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। ये हमारा प्यारा भारत है, देख सकते हो यहाँ पे, ये भी देख सकते हो यहाँ पे रसिया मिलेगा आपको, ये रसिया है, और ये क्या है हमारा चाइना है, और इन दोनों कंट्री के बीच में ये मंगोलिया है, ठीक है ना, मंगोलिया है। आप लोग ध्यान रखना, ये मंगोलिया ऐसा कंट्री है कि क्योंकि दो कंट्री के बीच में ही इसका बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है। तो याद रखना, बाकी किसी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर नहीं होगा, ये लैंड लॉक कंट्री है। तो क्वेश्चन आजकल ऐसे भी बन सकता है कि फॉलोइंग में से निम्नलिखित में कौन सा कंट्री लैंडलॉक कंट्री है या नहीं है। तो ऑप्शन में मान लो है पूछेगा तब मंगोलिया हो जाएगा, ऑप्शन में और भी कुछ दे देगा, ओमान दे देगा, यमन देगा, सोमालिया देगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से आप लोग का झगड़ा चल रहा है, यहाँ पे इजराइल का है, यहाँ पे समझ लो। फिर समझिए यहाँ पे यूरोप वगैरह मिल जाएगा आपको, पुर्तगाल वगैरह देख सकते हो, फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, इटली है, ठीक है। तो ऐसे कुछ हमेशा देखा करो मैप को। फिर उसके बाद देखो एशियन सॉरी एडीबी हैज रिसेंटली अप्रूव्ड ए लोन टू विच कंट्री फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के लिए कौन से कंट्री को एडीबी बैंक ने लोन दिया है, तो ये दिया है श्रीलंका को, ठीक है। ध्यान रखना, एडीबी बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक कहलाता है, और एक बैंक होता है एनडीबी बैंक होता है, ये होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये जो बैंक है ये ब्रिक्स का बैंक है, ठीक है ना, ब्रिक्स का बैंक है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जिसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2008 में हुआ था, ठीक है। याद रखना, आप लोगों को भूलना नहीं। एडीबी बैंक देख सकते हो, एडीबी बैंक का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 1966 में हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र पीएम मोदी हैज अवार्डेड द हाईएस्ट ऑनर ऑफ विच कंट्री। मतलब कौन से कंट्री का हाईएस्ट ऑनर इनको मिला है, तो ये मिला है इनको डोमिनिका को। डोमिनिका प्रेसिडेंट सल्वीना बर्टोन रिसेंटली अवार्डेड पीएम मोदी द कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। जैसे हम लोग को भारत रत्न होता है ना, इंडिया का सबसे हाईएस्ट ऑनर होता है, वही वहाँ पे है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया गया है मोदी जी को, तो ध्यान रखना आप लोग। फिर आगे देखो, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी हैज रिसेंटली रिलीज ड्यूरिंग विच कॉन्फ्रेंस। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है, तो ये G20 के दौरान जारी किया गया है। ब्रिक्स समिट जो इस साल हुआ था, इस साल रसिया में हुआ था, याद रखना रसिया में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ देख लो यहाँ पे G20 जो हंगर में पॉवर्टी के लिए अगेंस्ट में किया गया कि दुनिया में जो भी गरीबी है, भुखमरी है, उससे लड़ने के लिए यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये G20 में है। G20 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है, इंपॉर्टेंट ग्रुप है। पिछले साल जो 2023 में हुआ था G20, वो इंडिया में हुआ था, ठीक है ना। 2023 का G20 हुआ था तो वो इंडिया में हुआ था, ठीक है। 2024 का जो हो रहा है वो ब्राजील में हुआ है, ठीक है, ब्राजील में हुआ है। फिर उसके बाद 2025 का जो होने वाला है वो साउथ अफ्रीका में होने वाला है। इस चीज़ों को ये कंट्री बोला जाता है, ट्राई कंट्री बोला जाता है। कभी भी आप लोग याद रखो तो एक पिछला का, एक प्रेजेंट का, एक फ्यूचर का, कम से कम इतना याद रखा करो। G20 आप इतना समझ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट कंट्री है कि वर्ल्ड का टोटल यहाँ पे 75 to 80% जीडीपी यहीं पे आता है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये। तो इस साल ब्राजील में हुआ है और अगले साल साउथ अफ्रीका में हुआ है, तो उसी में यहाँ पे ग्लोबल हंगर एंड गरीबी के बारे में बात हुई है, पॉवर्टी के बारे में बात हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देख सकते हो डोमिनिका, अरे सॉरी, वहाँ पे डोमिनिका के यहाँ पे मैप दे रखा था, वहाँ पे क्वेश्चन था, मैप इधर आ गया। तो ये देख लो डोमिनिका के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लो। देखो डोमिनिका यहाँ पे छोटा सा आइलैंड टाइप का कंट्री है, और ये नॉर्थ अमेरिका में आता है, आप लोग समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है।
और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इंडिया है, क्योंकि इंडिया को हमेशा देखा करो, हमारा भाई इंडिया है, प्यारा भारत इंडिया है, क्योंकि इस पे इसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो चीज़ों को याद कर पाओगे। देखो इंडिया और इसके बीच में साउथ अफ्रीका आ जाता है, ये पूरा का पूरा ये साउथ अफ्रीका है, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका नहीं, मतलब अफ्रीका है, जिसको ऊपर वाले को हम लोग नॉर्थ अफ्रीका बोलते हैं और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका बोला जाता है, ठीक है। याद रखना, ये साउथ अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है, इन विच स्टेट वाज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार ऑर्गेनाइज। पूर्वी प्रहार जो है ना, देख लो यहाँ पे, संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो ये किया गया हम लोग के अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ध्यान रखना है आपको, हाल ही में भारत के तीनों सेनाओं, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सेनाओं के द्वारा यहाँ पे अभ्यास किया गया है, ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, और उसका नाम याद रखना, पूर्वी प्रहार, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी पार्क इज बीइंग डेवलप्ड इन विच सिटी। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है लखनऊ में किया जा रहा है, ठीक है। India's first night safari park is being developed in Lucknow, the capital of Uttar Pradesh. It will become the fifth such safari in the world. वर्ल्ड का ये समझ लो कि ये पांचवा है, ठीक है ना, वर्ल्ड का ये फिफ्थ है, और इंडिया का जो है ना फर्स्ट है। याद रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा आने वाले एग्जाम में। और सीएम क्या है यहाँ पे, बुलडोजर बाबा, यूपी के, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। वेयर वाज एक्सरसाइज ज्वाइंट एक्सरसाइज ज्वाइंट रिलीज 2024 ऑर्गेनाइज। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया हम लोग को अहमदाबाद में, ठीक है। ध्यान रखना, हाल ही में भारतीय सेना 18 से 19 नवंबर 2024 को अहमदाबाद और पोरबंदर में एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का संयुक्त अभ्यास किया, और इसमें तीनों सेना, तीनों के चारों रहेगा, सेना आर्मी रहेगी, फिर भारतीय नौसेना रहेगा, भारतीय वायुसेना रहेगा, और भारतीय तटरक्षक बल रहेगा, कोस्ट गार्ड रहेंगे। तो इंडिया देखो यहाँ पे, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड रहेंगे, ये चारों लोग का है ये। तो याद रखना, संयुक्त विमोचन, संयुक्त मतलब फिर ज्वाइंट मतलब चारों ज्वाइंट इसमें, ठीक है। और ये अहमदाबाद में होने वाला है। कोस्ट गार्ड है तो ध्यान रखना, कोस्ट गार्ड है तो भैया आपको अहमदाबाद में ही होगा। विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप। तो फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप जो इंडिया होस्ट कर रहा है, याद रखना इंडिया का नाम है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, पहली बार इंडिया ये क्या बोलते हैं ना, होस्ट कर रहा है। देख सकते हो ये खो खो गेम है, और इसमें पता नहीं, मैंने भी गूगल में सर्च मारा था, ये खो खो गोल गेम मिला, मुझे भी आइडिया नहीं है कैसे खेला जाता है, बट थोड़ा सा इसका वीडियो मैंने देखा। तो ये सब बैठे रहते हैं, ये आगे कोई भागता है, और आगे कोई भागता है, पीछे से ये जाएगा, फिर इसको टच करेगा तो अभी ये दौड़ना शुरू करेगा, उनके पीछे भागेगा। ऐसा कुछ गेम है, बट सोचा देख लेना आप लोग को। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर्स ऑडिटर जनरल, ठीक है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ द कंट्री रिसेंटली। हाल ही में किसे देश का नया नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त किया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, के एग्जामिनर के नजरों में ये क्वेश्चन रहता है। इसके साथ याद रख सकते हो, कैग का जो आर्टिकल है ना, 148 आर्टिकल है, ठीक है, याद रखना। आर्टिकल भी बहुत पूछे जाते हैं, और ये भी ध्यान रखना कैग होता क्या है, तो सिंपल भाषा में बता देता हूँ, चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राज्य भारत सरकार का जो होता है ना, चार्टेड अकाउंटेंट होता है, पूछ ले पूरे साल में कितना पैसा कहाँ पे खर्च किया गया है, सबका हिसाब किताब इनको यही करते हैं, तो इनको चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। बार बार ये क्वेश्चन आप लोग को देखने के मिलेगा। संजय मूर्ति, आर्टिकल 148। आगे बढ़ जाओ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विच इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च रिसेंटली बाय स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट। तो ये रॉकेट जो है ना आपका GSAT N2 GSAT 20 लॉन्च किया गया है, ठीक है ना, और ये समझ सकते हो यहाँ पे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखना आप लोग को, ये कुछ स्टैटिक जीके है। विच इज द 56 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट याद रख लो, MVVI, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, और ये स्टैटिक जीके भी साइड में रख सकते हो। तो 56 वाला टाइगर रिजर्व, पहले 55 था, 56 वाला बना है वो गुरु घासी दास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व, और ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में है।
और इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है ना, थर्ड लार्जेस्ट ये टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ तो बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, वो कौन है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। बिहार के एग्जाम अभी आने वाला है, तो याद रखना, ठीक है। टोटल देख लो यहाँ पे, गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व ऑफ द छत्तीसगढ़ हैज बीन नोटिफाइड एज द 56th टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री। यूनियन इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैज गिवन दिस इंफॉर्मेशन। गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व विल द थर्ड लार्जेस्ट, बताया था ना, थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया विथ एन एरिया 2800 स्क्वायर किलोमीटर। याद रखना, थर्ड लार्जेस्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्या किया है कि पूरा पुराना संविधान बदल के और नया संविधान लेके आया है, तो ये है गेबॉन है, ठीक है ना, गेबॉन हो गया यहाँ पे। तो कंट्री का नाम क्या है, गेबॉन है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच कंट्री रिसेंटली ऑनर पीएम मोदी विथ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। पीएम मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन से कंट्री ने दिया है, तो ये दिया है नाइजीरिया ने, ठीक है ना, नाइजीरिया, ठीक है। नाइजीरिया सबसे पहले, नाइजीरिया एक मिनट, नाइजीरिया का मैप मुझे लगा डाला था, ठीक है, नाइजीरिया। और देखो नाइजीरिया बहुत ही इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन है इनका, और इंडिया को फ्रेंडली रिलेशन इसके साथ रहना भी चाहिए। ये ऑयल रिच कंट्री है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्रूड ऑयल निकलते हैं। हमारा रसिया के साथ हम लोग अभी बहुत सारा मतलब ऑयल खरीदते हैं लोग, ठीक है। बट ये होता क्या है, रसिया के साथ हमारा प्रॉब्लम है कि हम लोग अगर रसिया के साथ अगर ट्रेड करते हैं तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या हो जाता है कि हम लोग रसिया से बहुत ज़्यादा खरीदते हैं और रसिया हमसे बहुत कम खरीदता है, मतलब 90% का ट्रेड डेफिसिट ऐसा देखा जाता है। तो अगर दो कंट्री के बीच में अगर ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा हो जाता है, तो जिसके चलते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जाके आगे चल के। तो और ठीक है, लेकिन नाइजीरिया जो है ना, ऑयल रिच कंट्री, आप समझ सकते हो कि इसके पास ही बहुत ज़्यादा ऑयल का भंडार है। और नाइजीरिया एक मतलब डेवलप कंट्री नहीं है, छोटा कंट्री है और ज़्यादा डेवलप भी नहीं है। तो ये हमारी मतलब सुनते भी हैं, और हम लोग अगर इनसे हम लोग क्या बोलते हैं ऑयल खरीदते हैं, तो ये हमसे क्या कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें परचेज भी करेंगे, क्योंकि नाइजीरिया के नज़र में हम लोग एक डेवलप कंट्री है, ठीक है ना, डेवलप कंट्री है इंडिया। तो नाइजीरिया के रिस्पेक्ट, अभी देख लो रसिया में है, तो रसिया के लोग ना कुछ भी हो जाए, हम लोग कितना भी खरीदते हैं, भले ही अलग लेवल पे है, लेकिन रसिया के लोग इंडिया को क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, अनएजुकेटेड लोग, मतलब उतना रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। बट नाइजीरिया हम लोग को रिस्पेक्ट देता है, तो बैलेंस बना रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसलिए यहाँ पे अच्छे मतलब रिलेशन अभी ग्रोथ हो रहा है नाइजीरिया के साथ, और होना भी चाहिए। और ये साउथ अफ्रीका का एक कंट्री है, याद रखना, दक्षिण अफ्रीका का कंट्री है। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द ग्लोबल एनर्जी इफिशियंसी अलायंस। तो ग्लोबल एनर्जी इफिशियंसी अलायंस जो क्या बोलता है लॉन्च किया है, ये इंडिया ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है, तो ये भारत ने किया है, देख सकते हो यहाँ पे। सॉरी यूए, ठीक है। देखो क्या होता है ना, एनर्जी के बारे में जब भी आता है ना, तो मेरे दिमाग में भारत ही आ जाता है, क्योंकि भारत और फ्रांस ने मिलके स्टार्ट किया था इसको 2015 में। तो याद रखना यहाँ पे यूएई ने किया, सॉरी, ठीक है। द यूएई हैज लॉन्च एन एम्बिशियस इनिशिएटिव टू एस्टैब्लिश ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस ड्यूरिंग कॉप 29, ठीक है ना, कॉप 29 में हेल्ड इन अजरबैजान। तो ये भी पूछ सकता है कॉप 29 कहाँ हुआ था, तो ये अजरबैजान में हुआ था, ठीक है, याद रखना। और यहीं पे यूएई ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस शुरू किया था। सोलर अलायंस जो है ना, इंडिया ने स्टार्ट किया था 2015 में स्टार्ट किया था, इंडिया एंड फ्रांस ने। तो इसके रिगार्डिंग मेरे दिमाग में हमेशा घूम जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस 100% एक्सेम्पशन ऑन रोड एंड रजिस्ट्रेशन टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये बीबीए एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पे जो भी टैक्स वगैरह लगता है ना व्हीकल पे, रोड रजिस्ट्रेशन चार्ज लग गया, ये सबको क्या कर दिया है, फ्री कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट चाहता है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। तो स्टेट में अगर ये सब चीज़ें फ्री हो जाएगी, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को क्या होगा, फायदा होगा। तो इसमें पहला कदम स्टार्ट किया है इन्होंने केरल तेलंगाना ने, ठीक है ना, तेलंगाना ने स्टार्ट किया है। देख सकते हो यहाँ पे 100% फ्री कर दिया है, ठीक है। और ये वैलिड कब तक है, अभी 31 दिसंबर 2026 तक ये किया है फ्री, आगे का बाद में देखा जाएगा,
ठीक है, आगे बढ़ जाओ। रिसेंटली कोस्टल विलेज ऑफ विच स्टेट हैव बीन रिकॉग्नाइज एज द सुनामी रेडी बाय यूनेस्को। तो उड़ीसा को किया जाएगा सुनामी रेडी बाय यूनेस्को। जो है ना 24 कोस्टल विलेज इन उड़ीसा रिकॉग्नाइज बाय यूनेस्को एज द सुनामी रेडी 24 कोस्टल विलेज इन उड़ीसा वे आर रिकॉग्नाइज बाय द इन इंटरगवर्नमेंटल ओशियनग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को एज सुनामी रेडी। तो आपको याद रखना है, स्टेट का नाम याद रखो उड़ीसा, जो कोस्टल स्टेट है। वेयर विल द वर्ल्ड फर्स्ट हाईएस्ट एल्टीट्यूड पारा स्पोर्ट सेंटर बी स्टैब्लिश। तो फर्स्ट पारा सेंटर हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऊंचाई पर मतलब ये गेम होगा, तो ये होगा आपको लेह में। आपको भी पता है कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड जो आपको लेह में ही मिलेगा, याद रखना। वो चीजें यहाँ पे है, आप लोग देख लेना। मैं चाहता हूँ जो ज्यादा मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियो, ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, उसको ज्यादा फोकस करो। बट ये सब तो क्या है, ये सब स्टैटिक है, एक बार पूछेगा काम खत्म हो जाएगी। ठीक है, पूछा तो फिर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट रिसेंटली। मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है, तो ये पंकज त्रिपाठी को चुना गया है। और बहुत ही ब्रिलियंट ये एक्टर है, बिहार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो याद रखना आप लोग पंकज त्रिपाठी। ठीक है, देख लो यहाँ पे स्टार, अभी के टाइम में बहुत अच्छा इनका चल रहा है, बहुत सारे इनका सीरीज भी आया हुआ है। ठीक है, तो बढ़िया है, एक्टिंग अच्छा करता है बेचारा। और ये मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, सुखना लेक विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो सुखना लेक आपको पूछा जा सकता है कि सुखना लेक कौन से स्टेट में है, तो ये चंडीगढ़ में मिलेगा, सुखना स्टेट है। हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया जा रहा है। तो गरुड़ शक्ति जो है ना, गरुड़ शक्ति, तो ये जो किया जाता है इंडोनेशिया के साथ किया जाता है। एक होता है वरुण होता है, तो वरुण जो होता है ना वो फ्रांस के साथ होता है। ठीक है, याद रखना, फ्रांस के साथ, गरुण इंडोनेशिया के साथ, और वरुण जो होता है फ्रांस के साथ। आगे बढ़ जाओ। फिर उसके बाद देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स आधारशिला रखी। मतलब एम्स बनाया जा रहा है बिहार के एक सिटी है, जहाँ पे आप लोग दरभंगा में शिला क्या बोलते हैं ना, आधारशिला। ठीक है, इन विच सिटी बिहार डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन ऑफ स्टोन ऑफ एम्स। ये दरभंगा में बनने जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है, ये मैथिली क्षेत्र है और मिथिलांचल का ये भाग है। और अभी के टाइम में मैं देखा था, बहुत सारी चीजें चल रही है कि मैथिली जो है ना, मिथिलांचल, बिहार को भी दो बिहार जो स्टेट है ना, दो पार्ट में मतलब तोड़ने की बात हो रही है, दो पार्ट में बांट दिया जाएगा। तो बिहार में एक बिहार बनेगा और एक मिथिलांचल बनेगा। ये सब ये पॉलिटिशियन लोग है ना, यही सब काम करेंगे। इन लोगों का काम तो है ना, अपने रोटी सेकने के लिए रहेगा। ठीक है, राबड़ी देवी रिसेंटली बोला है कि भाई दो स्टेट चाहिए। राबड़ी देवी के दो बेटे हैं, एक तेजस्वी यादव और एक कौन है, तेजस्वी यादव, और एक उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। और दो बेटे के लिए दो स्टेट इनका डिमांड चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं बोला है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। अभी समझ सकते हो कि बिहार कितना बड़ा का प्रोविंस था, उसमें से उत्तराखंड को निकाला गया, एक टाइम उड़ीसा को भी, सॉरी, झारखंड को निकाला गया, उड़ीसा भी एक टाइम में से निकला। तो आप समझ सकते हो अब इसमें भी क्या किया जा रहा है, मिथिलांचल को अलग करने की बात चल रही है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। सिग्योरू इशिबा हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो सिगेरू इशिबा जो है ना, जापान के प्राइम मिनिस्टर अभी चुने गए हैं। जापान के साथ इंडिया का बहुत अच्छे रिलेशन है, और जापान के साथ एक इंडिया और जापान एक ग्रुप में आते हैं जिसका नाम है क्वाड। ठीक है ना, क्वाड ग्रुप है, ध्यान रखना। क्वाड में कौन कौन से ग्रुप है, तो यूएसए है, इंडिया है, जापान है, ठीक है, और एक हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो याद रखना ये चीजें हैं, क्वाड है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस। तो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं डॉक्टर नबीन राम गुलाम। ठीक है, डॉक्टर नबीन राम गुलाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद, इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश वाज द स्टेट फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। तो डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस बना उत्तर प्रदेश के कौन से सिटी में स्टार्ट किया जा रहा है, तो ये स्टार्ट हो रहा है आपका लखनऊ में। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, लखनऊ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले थे। ठीक है। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ, और सीएम बुलडोजर बाबा है, मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे याद रखना, मतलब डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सर्विस लखनऊ।
फिर आगे बढ़ते हैं, हु हैज बीन स्worn इन द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप लोग के एग्जाम में आने वाले के लिए। तो ये जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना 51st। याद रखना कौन से नंबर, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि 50वां कौन है, 51वां कौन है, तो इसे 46 कौन है, तो ठीक है ना। तो अभी 51वां नंबर कौन सा ये, तो ये संजीव खन्ना है, ठीक है। इसके पहले जो थे डीवाई चंद्रचूड़ थे, और इन्होंने यहाँ पे इनको रिप्लेस किया है, संजीव खन्ना ने रिप्लेस किया, ठीक है। किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो कौन से कंट्री है जो सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है? तो ये थाईलैंड कंट्री है। कि आपको ही पता है कि इंडिया से बहुत सारे लोग थाईलैंड में जाते हैं छुट्टियां वगैरह मनाने के लिए, और यहाँ से पैसा ले जाकर वहाँ पे खर्च करते हैं, जिससे इकोनॉमी उनकी अच्छी होती है। इसको देखकर थाईलैंड कंट्री ने सोनू सूद को क्या कर दिया है, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया, ठीक है। Who has won the 47th president of the यूएस के मतलब 47वें प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये आपको भी पता है, डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, ठीक है ना। डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, देख लो यहाँ पे, डोनाल्ड ट्रंप 47th प्रेसिडेंट बने हैं। और इंडिया के लिए ये मतलब देखा जा रहा है, मतलब यहाँ पे देखो लोगों को देखो तो इंडिया के फेवर में माना जा रहा है, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप बोला जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इंडिया के सपोर्टर है, मतलब देखा जाता है। और इनकी मोदी जी के साथ हमारी अच्छी खासी बॉन्डिंग भी है। आपको ही पता था पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था तो मोदी जी हाउडी मोदी हैं का मतलब प्रचार प्रसार भी करने गए थे। तो ठीक है, अच्छी बात है, देखते हैं। बट ये बनने वाले हैं अभी जनवरी 2024 में ये शपथ लेंगे। इलेक्शन अभी हो गया है, बट इनका जो ओथ सेरेमनी होगा वो 2025 में होगा। अभी तो जो बाइडेन ही है, पहले से जो है जियो बाइडेन ही है। और आपको भी पता है कि इनको सपोर्ट करने वाले जो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर किए हैं वो टेस्ला के मालिक हैं। टेस्ला के मालिक आप लोग को एलन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, ठीक है। तो इनको भी देखो क्या चलता है अभी ऐसे इंडिया के साथ क्या रिलेशन रहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी मतलब ऐसे डिपार्टमेंट है जैसे एफबीआई, ठीक है ना। एफबीआई का जो पोस्ट है ना, हाईएस्ट पोस्ट है उसमें क्या बोलता है, एक कश पटेल को अपॉइंट किया। मतलब बहुत सारे हिंदू ओरिजिन के वो लोगों को अपॉइंट किया है। तो अच्छी बात है इंडिया के लिए, देखो इंडिया के फेवर में करेंगे, इंडिया के बात होगी, ठीक है। देखते हैं आगे। हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली होस्ट द ओशियन समिट? तो ओशियन समिट होस्ट किया यहाँ पे इंडिया ने, ध्यान रखना इंडिया ने। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए अपने प्रमुख आउटरीच पहल को जारी रखते हुए महासागर शिखर सम्मेलन में तीसरी संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस सम्मेलन में 10 देशों का प्रतिनिधि ने सहयोगात्मक प्रयासों पर चर्चा किया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इन विच कैटेगरी कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट ones to know has secured a place in Oscar 2025? ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ऑस्कर 2025 में कौन से फिल्म को, फिल्म का नाम है, शॉर्ट फिल्म है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट। तो ये कौन से कैटेगरी में आता है? तो ये कौन से कैटेगरी में, लाइव ऑक्शन शॉर्ट फिल्म, ठीक है, लाइव ऑक्शन शॉर्ट फिल्म। और ये कन्नड़ मूवी है। कन्नड़ कहाँ का है? तो कर्नाटका का। कर्नाटका का क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज है कन्नड़, कर्नाटका का लैंग्वेज है कन्नड़। तो उस लैंग्वेज में बनाया गया है। ये कौन सा मूवी है? सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। 2025 के ऑस्कर में इनको जगह मिला है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, तब तक के लिए आप इसको याद रखो। फिर उसके बाद बोला है द 5th इंडियन वियतनाम ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विम्बैक्स। ये विम्बैक्स नहीं होगा, विम्बैक्स होगा, विम्बैक्स, ठीक है। विम्बैक्स मतलब वी फॉर वियतनाम, आई फॉर इंडिया, ठीक है ना। तो याद रखना। और ये अंबाला में हो रहा है, ठीक है ना। अंबाला जो है ना हरियाणा में है। द 5th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिम्बैक्स बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम स्टार्टेड इन अंबाला हरियाणा में, ठीक है। तो याद रखना क्वेश्चन आप लोगों को बन सकता है। तो याद ही रखोगे वी फॉर वियतनाम, आई फॉर इंडिया। फिर देख लग सकते हो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा वियतनाम। देखो यहाँ पे है आपको वियतनाम, देखो ये है वियतनाम हमारा, और ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है।
बाकी सब थोड़ा सा मैच देख लो यहाँ पे। नाइजीरिया देख लो यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले नाइजीरिया का मैं मैप ढूंढ रहा था, तो यहाँ पे आप लोग को नाइजीरिया का मैप में मिल गया। ये देख लो यहाँ पे नाइजीरिया, ठीक है ना, ये साउथ अफ्रीका का, सॉरी नॉर्थ अफ्रीका का कुछ एक कंट्री है, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका का यहाँ पे देख लो। तो काफ़ी डेवलप कंट्री नहीं है, बट ये आयल रिच कंट्री है, और इंडिया का साथ इसका अच्छा बॉन्डिंग बन रहा है, तो बढ़िया है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। Which country has extended the visa-free entry Indian tourism indefinitely? मतलब अनिश्चित काल के लिए कौन से कंट्री ने क्या किया है, इंडिया के लोगों के लिए वीजा फ्री, टूरिज्म वीजा फ्री कर दिया? तो ये किया हम लोग को थाईलैंड ने किया, ठीक है। तो याद रखना, थाईलैंड ने ये काम किया है, वीजा फ्री कर दिया। वीजा फ्री कर दिया तो लोग यहाँ से जाएंगे, वहाँ पे पैसे खर्चा करेंगे, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। फिर इसका हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रेसिडेंट किसे, अभी थोड़ी देर की बात कर रहे थे, ये इंडिया को अपॉइंट किया, इंडिया को चुना गया, ध्यान रखना। फिर उसके बाद पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, किया गया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के बारे में बताया जाएगा यहाँ पे, वेयर द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट बीइंग हेल्ड, यहाँ पे न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी ध्यान रख लो। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज, ज्योतिपुंज देख लो, ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है ना, गौतम बुद्ध को। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? गौतम बुद्ध ने। उनका जन्म कब हुआ था? 562 या 63 बीसी, कहीं पे आता है 63 बीसी में, ठीक है। और ये इनकी शादी कब हुई थी? तो 16 वर्ष के आयु में इनकी शादी हो गई थी। और इनका बेटा का नाम क्या था? तो राहुल नाम था, ठीक है ना। और घर छोड़ के कब भागे थे ये? तो 29 वर्ष की आयु में भागे थे। घर जब छोड़ के गए थे तो इसको क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण, कर्मण, ठीक है ना। और जब घर छोड़ के भागे थे, इनको 4 व्यक्ति दिखे थे। एक दिखा था बूढ़ा व्यक्ति दिखा था, ठीक है ना, बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है। फिर उसके बाद एक बीमार व्यक्ति दिखा था, बीमार व्यक्ति। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किसी को गौतम बुद्ध ने घर छोड़ने का नहीं छोड़ा था? बीमार व्यक्ति, एक मरा व्यक्ति देखा था, लाश देखा था, और एक सन्यासी देखा था, ठीक है ना। ये 4 व्यक्ति दिखे थे, और 29 वर्ष की आयु में निकले, और 35 वर्ष की आयु में इनको क्या मिला? ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? तो फल्गु नदी के किनारे हुआ था। फल्गु या निरंजना नदी के, निरंजना नदी बोला जाता है। और पहला स्पीच यहाँ पे सेरेमनी कहाँ पे दिया था? तो ये सारनाथ में दिए थे, सारनाथ में दिए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ये मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी, जिसको महापरिनिर्वाण बोला जाता है, ठीक है। तो कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग का। इसमें 3 बौद्ध संगति हुआ था। फर्स्ट जो हुआ था 483 बीसी में हुआ था, जिस साल ये मरे थे 583 बीसी में इनका डेथ हुआ था, उसी साल हुआ था। एक 383 बीसी में हुआ था, 100 साल के बाद हुआ था। और तीसरा जो हुआ था 350 बीसी में हुआ था, और ठीक है 250 बीसी में। और जो चौथा हुआ था तो फर्स्ट एडी में हुआ था, ठीक है। थोड़ी बहुत आइडिया है, ठीक है, रख लो, बाकी कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दुमा बुको हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो दुमा बुको जो ये है बोट्सवाना के प्रेसिडेंट चुने गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दुमा बुको, ठीक है, दुमा बुको बोट्सवाना, वहां पे जो डालना था ना मैप, तो यहाँ पे आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैप देख लेना आप लोग। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे, विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द क्रिकेट? रिटायरमेंट फ्रॉम द क्रिकेट, क्रिकेट से किसने रिटायरमेंट लिया है? तो ये रिद्धिमान शाह है, ठीक है। तो रिद्धिमान शाह है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, देख लेना एक बार। आगे बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन हैज बीन लॉन्च फ्रॉम विच प्लेस? ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एनालॉग स्पेस मिशन। एनालॉग स्पेस मिशन होता क्या है आपको बता देता हूँ। मतलब एनालॉग स्पेस मिशन जो हो रहा है ना इस टाइम, पहले लद्दाख में हो रहा है। पहले तो ये जान लो कि ये लद्दाख में हो रहा है। क्यों हो रहा है लद्दाख में? तो लद्दाख बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है, ठीक है। तो ऐसा जगह जहाँ पे स्पेस से रिलेटेड, मतलब जो अंतरिक्ष है ना, उसके जैसा ही वहाँ पे क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है ना,
तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे मिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनालॉग स्पेस में बोला जाता है। मतलब जो स्पेस में जा रहा है उसी के जैसा वहाँ पे इन्वायरमेंट रहेगा, तो ये चीजें हो जाता है स्पेस एनालॉग मिशन हो जाता है, वैसा एनालॉग एनालॉग बोला जाता है। ठीक है, देख लो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे डाल दिया, आप लोग देख लेना। व्हाट इज द टोटल गोल्ड रिजर्व ऑफ इंडिया विथ आरबीआई। थोड़ा सा देखो जानकारी, इसका क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है, बट जानकारी रखो कि 854.73 मीट्रिक टन जो है ना, इंडियन आरबीआई के पास यहाँ पे गोल्ड रिजर्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवराय, देख लो यहाँ पे विवेक ओबराय नहीं है, विवेक देवराय पासेस अवे रिसेंटली। मैंने स्टार्टिंग में देखा ना था विवेक, यहाँ पर रॉय देखा, तो मुझे लगा अरे भाई विवेक ओबराय कैसे डेथ हो गया। ठीक है, विवेक देवराय हैज फेमस पर्सनालिटी इन विच, मतलब पासेस अवे। तो ये जो है इकोनॉमिस्ट है, ठीक है ना, अर्थशास्त्र से रिलेटेड है ये, याद रखना। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर्स, और जितना हो सका उतना मैंने आपको अच्छे से कंटेंट देने का कोशिश किया और अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम रहे तो आप लोग जरूर कमेंट में बताना। और ठीक है, बाकी क्या, बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, और ठीक है अच्छे से पढ़ाई करो और एग्जाम वगैरह निकालो, दूसरा क्या बोल सकते हैं। ठीक है, चलो बाय, हैव ए नाइस डे।